Hello friends, this is SP. वेलकम टू अधेगा मंच। वे प्रेजेंट है विद अनदर न्यू एंड इम्पोर्टेंट सेशन। फ्रेंड्स, इस सेशन में आज जो हम करने वाले हैं टॉप 30 पी वाई क्यूज़ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं यानी कि सीटेट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 8 रहेगा। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे। आइए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। तो ये रहा आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें यानी कि 16th क्वेश्चन, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। नीचे कुछ युग्म दे रखे हैं अधिगमकर्ता यानी कि कुछ लर्नर हैं, उनकी कुछ विशेषताएँ, उनको मिलान करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन की तरफ देखते हैं। द्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता, दृश्य सूचना को समझ नहीं सकते, पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, धारा प्रभाव पढ़ने एवं लिखने में कमी, या फिर सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे हैं, या फिर अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो क्वेश्चन को देखेंगे यानी कि श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता, हियरिंग इम्पेयर्ड, जिन बच्चों को सुनने में ठीक है दिक्कत महसूस है या उनके सुनने में कमी है, कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड विजुअल इन्फॉर्मेशन, तो वो जो विजुअल जो इन्फॉर्मेशन है उनको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे। ऐसा कतई भी नहीं है। जो बच्चे सुनने में उनको दिक्कत महसूस है तो उनको देखने से क्या मतलब, ठीक है, वो जो दृश्य सूचना को वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ से हट जाएगा। दूसरे की बात करें, जो पठन अक्षमता वाले हैं यानी कि जिनमें डिसलेक्सिक लर्नर हैं, डिसलेक्सिया पाया जाता है, लैक रीडिंग एंड राइटिंग इन्फ्लुएंसी, वो लिखने पढ़ने में उनको दिक्कत महसूस होगी, ठीक है, हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन। सृजनात्मक अधिगमकर्ता यानी कि जो क्रिएटिव लर्नर्स हैं, हाइपर एक्टिव सो इन कंप्लीटिंग वर्क, ठीक है, वो अति सक्रिय होंगे, कार्य को पूरा करने में धीमे होंगे। या फिर अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता, अटेंशन डेफिसिट जो लर्नर हैं ADHD वाले, वो उच्च अभिप्रेरणा वाले होंगे। तो सारे के सारे यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल अलग हट जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि डिसलेक्सिक लर्नर्स लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी, जिन बच्चों में डिसलेक्सिया होगा वो धारा प्रभाव पढ़ने और लिखने में उनमें कमी महसूस होगी, ठीक है। तो ये एक तरह की डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन की यदि हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता। यदि हम अधिगम के लर्निंग से संबंधित सार्थक यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग की यदि हम बात करते हैं तो उसमें एक सरलीकरण नहीं है, कौन सी एक विशेषता नहीं होगी। पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, जो पहले से यानी कि उनकी प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज से जोड़ना, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, या फिर एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, ये लर्निंग का सार्थक मीनिंगफुल जो लर्निंग है वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि प्रमोटिंग रिपीटेशन एंड रिकॉल, कभी भी स्मरण करने और सिर्फ रोट मेमोराइजेशन को लर्निंग अधिगम यानी कि बढ़ावा नहीं देता, जब भी हम बात करते हैं सार्थक अधिगम की, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता। यहाँ पे नहीं पूछा है फ्रेंड्स, नहीं वाले क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिस्टेंट विद ए कंस्ट्रक्टिविस्ट इन्वायरमेंट, संरचनावादी इन्वायरमेंट में कौन सा एक अनुकूल नहीं है। विद्यार्थियों को जटिल सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। संरचनावादी यदि हम अप्रोच की बात करते हैं तो प्रत्येक विद्यार्थी को जो सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियां उनमें लगे रहने के लिए कहा जाए, बिल्कुल सही है यहाँ पे, क्योंकि विद्यार्थियों को समस्या आधारित गतिविधियां के लिए अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल सही रहेगा। विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा उनमें कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए हमेशा सहयोग करना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर पूछा कौन सा एक सही नहीं रहेगा, ठीक है।
3 की तरफ चलते हैं। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि जो टीचर हैं बच्चे के प्रीवियस नॉलेज और उनके अनुभव के आधार पर जो उनका शिक्षण योजना है उसे आगे निर्धारित करते हैं। ये भी सही रहेगा। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन की यदि हम बात करें तो वो सही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा कौन सा एक सही नहीं रहेगा। 4th ऑप्शन को और देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 कहता है अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। ठीक है, यानी कि लास्ट वर्ष के अंत में, सत्र के अंत में, सेशन के अंत में मूल्यांकन जो होता उन रणनीतियों पर ध्यान देते हैं और प्रक्रियाओं के बजाय यानी कि कोई भी एक्टिविटी के बजाय वो सिर्फ प्रदर्शन, जो फीडबैक आएगा लास्ट में, जो रिजल्ट आएगा उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा, यानी कि ये मीनिंगफुल या सार्थक अधिगम के लिए एक सही तरीका नहीं है। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट रहता है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। किसी भी एक शिक्षक को विद्यार्थियों को किसको निर्धारित करने के लिए, ठीक है, प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय उसके। किसके, यहाँ पे 19th क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अधिगम लक्ष्य या फिर प्रदर्शन लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य, या फिर असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए, अंक लेने जैसी कोई बात नहीं रहेगी, या अंक लेने के लिए लक्ष्य या फिर असफलता के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे इनको फिल करते हो, यानी कि लर्निंग गोल्स एंड परफॉर्मेंस गोल्स। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो कि लर्निंग गोल्स हैं उनके लिए एक टीचर को वो अपने स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करें, ठीक है, इनकरेज करें, प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। उनका प्रदर्शन क्या रहेगा ये नहीं है, उनका सिर्फ लक्ष्य निर्धारित हो, प्रदर्शन आगे वो खुद ब खुद होता रहेगा। ठीक है, तो 19th का फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं। प्रभावी अधिगम रणनीति यानी कि एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्टडीज़। यदि लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन से सही रहने वाले हैं। यानी कि लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना। बिल्कुल, किसी भी बच्चे को यदि हम उनका अधिगम, उनकी लर्निंग, उनका जो सीखना है वो हमें प्रभावी बनाना है तो उनका पहले से एक लक्ष्य निर्धारित तो करेक्ट बात रहेगी। समय सारणी भी निर्धारित की जाए, टाइम टेबल, ठीक है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही बच्चे अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाने चाहिए। बिल्कुल इस तरह के नक्शे भी बनाने चाहिए। ठीक है, मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स एंड कॉन्सेप्ट मैप्स। कॉन्सेप्ट के लिए मैप बनाने चाहिए और जो चार्ट है उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। यहाँ पे उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल उदाहरण भी देने चाहिए और गैर उदाहरण। हम उम्र साथी को समझना चाहिए, हम उम्र जो साथी हैं उसको समझना चाहिए। ठीक है, अब इनमें से कौन सा बिल्कुल करेक्ट रहेंगे, यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 5वें के बात करें तो स्वयं से प्रश्न करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 1 2 3 4 सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। यदि हमें बच्चों की जो लर्निंग है, जो अधिगम है, उसे प्रभावी बनाना है तो उसके लिए सारे के सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं बिल्कुल सही रहेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, ये तो कुछ स्टेटमेंट्स थे या फिर कुछ रणनीतियाँ थीं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में अलग तरह की रणनीतियाँ दे देगा जो एक बिल्कुल नहीं सटीक बैठेगी। इसलिए ऑप्शन को देखते हुए हम आंसर करेंगे। ठीक, इसके साथ चलते हैं 21st यानी कि 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ दीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रांजिक मोटिवेशन। एक्सट्रांजिक यानी कि जो बाह्य अभिप्रेरणा है, जो एक्सटर्नल अभिप्रेरणा है, निम्नलिखित में से वो कौन सी रहेगी। अभिप्रेरणा की यदि हम बात करें तो देयर आर 2 टाइप ऑफ मोटिवेशंस। यानी कि मोटिवेशन 2 तरह की होती हैं, अभिप्रेरणा 2 तरह की होती हैं। एक होती है इंटरनल, जिसे हम इंट्रांजिक कहते हैं, जो आंतरिक होती हैं। ठीक है, आंतरिक मतलब हमें खुद से हमें प्राप्त होती हैं।
एक होती हैं बाह्य अभिप्रेरणा, जो बाह्य के वातावरण से या दूसरों से हमें अभिप्रेरणा मिलती हैं। ठीक है, मैं अपना कार्य करना पसंद करती हूँ, तो ये कोई भी बच्चा, क्योंकि यह बहुत आनंददायक है, कोई बच्चा खुद से किसी कार्य को करना पसंद करता है, उसे वो आनंददायक लगता है, तो उसकी वो आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। क्लियर। यहाँ पे पूछिए बाह्य अभिप्रेरणा एक्सट्रिंसिक। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। कोई एक बच्चा अपना होमवर्क करता है या करती है तो वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो वो भी इसकी आंतरिक अभिप्रेरणा हो गई। थर्ड की बात करें, गृह कार्य करने में मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। जब होमवर्क की बात हो गई दोबारा से, तो होमवर्क बच्ची खुद कर रही है, इसलिए वो किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ पा रही है, उसकी वो इंट्रांसिक मोटिवेशन हो गई। ठीक है, फोर्थ की बात करें, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्ची अपने गृह कार्य को इसलिए पूरा कर रही है क्योंकि उसे यह पता है कि उसके टीचर, उसके शिक्षक उस कार्य के लिए उसे अंक देंगे। ठीक है, या प्राइज़ भी दे सकते हैं या पनिशमेंट भी दे सकते हैं, इसलिए वो इस कार्य को कर रही है। तो एक टीचर की वजह से, अंक देने की वजह से, अंक प्राप्त करने के वजह से यहाँ पे बच्ची अपने कार्य को कर रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये उसकी एक्सट्रिंसिक यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा, जो अर्जित अभिप्रेरणा है, वो रहेगी। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होता है। इसके साथ नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन 22। इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड, किसी एक प्राइमरी जो क्लासरूम है, कक्षा है, उसमें एक टीचर को क्या करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन को केयरफुली पढ़िए। केवल उदाहरण देने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उदाहरण प्रस्तुत करें पढ़ाते समय, या फिर केवल गैर उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। तो फ्रेंड्स यानी कि उदाहरण भी प्रस्तुत करने चाहिए, गैर उदाहरण, लेकिन केवल नहीं रहेगा। यहाँ पे केवल जहाँ भी आ जाए उसे हटा दीजिए, केवल से वो काम नहीं चलने वाला। ओनली यानी कि गिव ओनली एग्जाम्पल, ओनली तो एक नकारात्मक वर्ड हो जाता है जब भी हम लर्निंग की बात करते हैं। सिर्फ केवल से काम नहीं चलने चाहिए, डिफरेंट अलग अलग तरह के रणनीति एक टीचर को अपनानी चाहिए, स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शिक्षण पद्धति अपनानी चाहिए। उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों प्रस्तुत करने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों प्रस्तुत करने चाहिए, या फिर उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों ही नहीं देने चाहिए, तो नहीं वाली बात आ गई। इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। दोनों तरीके अपनाने चाहिए, उदाहरण भी दे समय समय पर और उदाहरण नहीं भी दे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो 22 यानी कि 22वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। इसके साथ चलते हैं यहाँ पे 23वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज़ वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन। फ्रेंड्स यहाँ पे सार्थक ज्ञान के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यानी कि हम बात करते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट संरचनावादी अप्रोच की। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी, जो मीनिंग मेकिंग है, सार्थक ज्ञान को या अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। अन्वेषण एवं परिचर्चा, सूचना का संचरण, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, या फिर एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग प्यूनिटिव मेजर्स, या फिर यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी चीज़ यानी कि अन्वेषण एवं परिचर्चा, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। यदि हम बच्चों के लिए एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ दें, परिचर्चा करें, उनके साथ डिस्कशन करें, तो बच्चे खुद से सार्थक ज्ञान का निर्माण कर पाएंगे, बाकी सारी चीज़ें हट जाएंगी। ठीक है, क्योंकि संरचनावादी जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है वो भी इस बात को बताता है, इस बात की वकालत करता है। इसके लिए 23वें क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फ्रेंड्स 24वां क्वेश्चन करने से पहले हमारे इस सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह की यानी कि आपकी हेल्प करते रहेंगे, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाएंगे, आपकी समझ को विकसित करेंगे। ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग इन्हेंस करेंगे, क्योंकि इसी तरह के रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जो सीटेट होने वाला है 31 जनवरी को, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ये 24वां क्वेश्चन। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं डैश चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकंसेप्शंस। जो एरर बच्चे गलतियां करते हैं और मिसकंसेप्शन यानी कि भ्रांत, वो अलग अलग धारणाएं बनाते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं हो पाते। तो इस संबंध में कौन सी एक बात सही रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, पेडागोजी की बात करें, सीटेट की बात करें, तो यहाँ पे लैंग्वेज की ही बात है, कॉन्सेप्ट तो सेम है,
ठीक है। ये देखा होगा कि रिपीटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, सिर्फ भाषा को इस तरह से बदलेगा, इस तरह से घुमाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आपको क्वेश्चन समझना है अच्छी तरह से। तो बच्चों की गलतियाँ एवं भ्रांत धारणा, जो बच्चे गलती करते हैं और उनके जो मिसकॉन्सेप्शन हैं उससे संबंधित कौन सी एक चीज़ सही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, एक महत्वपूर्ण कदम है यदि बच्चे गलती करते हैं तो, क्योंकि वो सीखने की ओर अग्रसर हैं। यदि बच्चे गलती करते हैं, यदि बच्चे गलती ही नहीं करेंगे तो हम उनको निष्क्रिय यानी कि पैसिव लर्नर कह सकते हैं, क्योंकि वो सीख नहीं रहे, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि क्वेश्चन करना, गलतियाँ करना, क्योंकि बच्चे जब गलती करेंगे तभी तो वो सीखेंगे, क्योंकि टीचर उनका निदानात्मक रणनीति प्रदान करेगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए एक रुकावट या विघ्न है, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए, या फिर सूचित करते हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो एडल्ट हैं उनसे बच्चे कमतर होते हैं, ठीक है, उनकी क्षमताएं, उनकी कैपेबिलिटी कम होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। उनको अनदेखा करना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है एक टीचर को अनदेखा करे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट है, वो भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि चिल्ड्रंस एरर एंड मिसकंसेप्शंस आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसमें एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है। तो 24वें क्वेश्चन का ए यानी कि फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हम 25वें क्वेश्चन को देखेंगे। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज़ व्यूड एज। संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप में देखा जा सकता है या देखा जाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे संरचनावादी अप्रोच, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस तरह से देखा जाएगा, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लघु वयस्क के रूप में, जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। बच्चे को एक छोटा वयस्क यानी कि मिनीचर एडल्ट के रूप में देखा जाएगा, जो कि सभी पक्षों में जैसे आकार, संज्ञान, संवेग वयस्कों से कम है, ऐसा देखा जाएगा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि संरचनावादी अप्रोच ये कहता है कि बच्चे की जो कैपेबिलिटी है, बच्चे की जो क्षमता है, मात्रात्मक कम नहीं हो सकती, मतलब प्रकार अलग हो सकता है, मात्रात्मक रूप में वो कभी भी कम नहीं रहेगी। कोरी पटिया या खाली स्लेट यानी कि टेबुलर आसा या फिर ब्लैंक स्लेट है बच्चा। हुज लाइफ इज शेप्ड इंटायरली बाय एक्सपीरियंस। पहले कहा जाता था, जब भी हम जॉन लॉक की बात करें, जॉन लॉक ने बच्चे को टेबुलर आसा यानी कि ब्लैंक स्लेट कहा, क्योंकि बच्चा खाली आता है। लेकिन अब हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की। तो यहाँ पे बच्चे को एक प्लांट कहा जाता है। ठीक है। यानी कि उसे सिर्फ पोषण की ज़रूरत है, खुद ब खुद वो कर सकता है, वो ग्रोथ कर सकता है, बढ़ सकता है। अब बच्चे को ब्लैंक स्लेट नहीं कहा जाता। ठीक है। तो ये भी हट जाएगा। थर्ड की बात करें, एक निष्क्रिय प्रणाली है जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है। एक निष्क्रिय प्रणाली है बच्चा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसिव बीइंग नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा एक्टिव है। बच्चा, नन्हे वैज्ञानिक हैं, पियाजे ने भी कहा कि बच्चे खुद से ज्ञान का अर्जन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है। नन्हे वैज्ञानिक हैं, ज्ञान का सृजन कर सकते हैं। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बिल्कुल करेक्ट रहेगा फोर्थ वाला। फोर्थ कहता है कि एक समस्या समाधान करने वाला बच्चा जो है एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। ठीक है। एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, एक वैज्ञानिक है, एक नन्हा वैज्ञानिक है। ठीक है। एक इन्वेस्टिगेटर है, बच्चा खुद से ज्ञान का सृजन करता है। तो 25 का फोर्थ बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ 26वां क्वेश्चन नंबर 26। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। अपनी कक्षा में जब भी वो कोऑपरेटिव लर्निंग करा रहा है, ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग में एक टीचर की भूमिका क्या रहनी चाहिए। एक मूक दर्शक होना चाहिए, बच्चे जो कर रहे हैं उन्हें करते रहना चाहिए, यानी कि साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं हो सकता भाई कोई भी एक टीचर। बोलना तो पड़ेगा तभी तो उसे रिस्पेक्ट करेगा, यानी कि उन्हें बताएगा। तो साइलेंट नहीं हो सकता, यानी कि उसे पैसिव रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, पैसिव नहीं। कक्षा को छोड़ देना चाहिए तथा बच्चों को स्वयं कर देना चाहिए। कक्षा को छोड़ जाए एक टीचर, बच्चे स्वयं करें। ठीक है। बच्चों
पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दे और टीचर वहाँ से अलग हट जाए, नहीं। क्योंकि फैसिलिटेटर है एक टीचर, एक मार्गदर्शक है, मार्गदर्शक वहीं रहेगा, सिर्फ बच्चों को करने दे, हाँ समय समय पर उनका सहयोग करे, उन्हें गाइडेंस करे, उन्हें स्कैफोल्डिंग दें। क्लियर। थर्ड की यदि हम बात करें, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, सहयोगात्मक भी रहे और प्रत्येक समूह की वो निगरानी करें, ठीक है। तो यहाँ पे 26 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अ टीचर इन सहयोगात्मक अधिगम करते समय एक टीचर को सपोर्टिव होना चाहिए, इसके साथ साथ मॉनिटर ईच ग्रुप, जो भी क्लास में उसने ग्रुप बनाए हैं उसको प्रत्येक को मॉनिटर करे, समय समय पर उनको स्कैफोल्डिंग दे। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। अधिगम यानी कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट के बीच जो एक रिलेशन है उसको कौन सा एक सूचित करेगा। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, बिल्कुल संबंधित हैं जी। ऐसा कैसा कह सकते हैं कि आर नॉट रिलेटेड, क्योंकि एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया करते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अधिगम जो लर्निंग है उसमें डेवलपमेंट का भी, क्योंकि मेच्योरिटी का सीधा सीधा संबंध लर्निंग से होता है, लर्निंग मेच्योरिटी का सीधा सीधा संबंध अधिगम से भी होता है, क्योंकि जब बच्चा मेच्योर होगा तभी वो सीख पाएगा, उसका जो लर्निंग प्रोसेस अच्छा चलेगा, उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। लर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का पार्ट है लर्निंग, तो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विकास कम चल रहा है और अधिगम बहुत तेज़ चल रहा है, ऐसा कैसा हो जाएगा, ठीक है। जब एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं तो कहीं ना कहीं पारस्परिक इंटरेक्शन इनमें रहेगा। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। आ गई ना वही बात, तो बिल्कुल करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर 4। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट, एक दूसरे से अंतर निर्भर और अंतर संबंधित रहेंगे, ठीक। 27 का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ चलते हैं 28 क्वेश्चन नंबर 28। प्याजे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्याजे, स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है। जो मनोवैज्ञानिक संरचनाएं हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उनको सीधा सीधा क्या कहा जाता है अकॉर्डिंग टू प्याजे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसमें जो मानसिक संरचना है प्याजे ने उनको क्या कहा है। मानसिक उपकरण, स्कीमा, प्रतिमान या फिर मानसिक मैप। तो फ्रेंड्स, प्याजे जो बात करते हैं मानसिक संरचना को, साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को, वो स्कीमा कहते हैं। प्रत्येक बच्चे के मस्तिष्क में, माइंड में एक स्कीमा होता है, वो चीज़ों को, नई इन्फॉर्मेशन को स्कीम्स करता है, यानी कि एक संरचना बनाता है, एक अवधारणा बनाता है, उन्हें प्याजे ने स्कीम्स कहा, यानी कि हिंदी में बात करें तो स्कीमा। बाकी और प्याजे से कोई भी संबंधित नहीं है, ठीक है। तो यानी कि हम बात करें, हमने किसी बच्चे को सबसे पहले उसे कैट के बारे में बताया तो उसने उसका स्कीमा बना लिया कि कैट इस तरह की रहेगी, ब्लैक कलर है, छोटी है, ठीक है, तो वो उसका एक स्कीमा हो गया, ठीक। तो जो साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो स्कीमा है, ठीक। 28 के बाद 29वां क्वेश्चन 29। एक उचित प्रश्न सुझाव द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। आ गई ना वही बात, यानी कि किसी एक उचित सुझाव के द्वारा या एक प्रश्न के द्वारा कोई एक बच्ची, कोई एक स्टूडेंट है, उसको उसे बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है। कोई एक बच्ची की समझ, कोई एक बच्ची अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ तक क्लियर कर पा रही है, ठीक है, लेकिन उसे यहाँ तक ले जाया जा सकता है, यानी कि उसका एक अलग क्षेत्र निर्धारित किया जा सकता है। वो सिर्फ इतने क्षेत्र तक पहुँच रहे हैं, ठीक है, एक जोन है, यहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन उसे यहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। क्लियर, इसको ये जो डायग्राम बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि किस थ्योरी की तरफ हम जा रहे हैं, जिस पर वह अकेले पहुंच सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक उसे पहुंचाया जा सकता है यदि उसे हेल्प दे दी जाए, क्लियर, लेकिन वो अकेले भी पहुंच सकती है आगे यदि हेल्प को हटा दिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। तो कौन सी कथन को वो प्रकाशित कर रहे हैं। तो फ्रेंड, एक जोन है, जोन की जब भी हम बात करते हैं तो समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल
डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल फर्स्ट करेक्ट रहेगा। साम्य धारण, संरक्षण और बुद्धि ये सब अलग हट जाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये है वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट से संबंधित, वहाँ पे ये 3 चीज़ें डिस्कस करते हैं। इन्होंने 3 चीज़ों की बात की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गई हाँ जी, एक तो हो गया ZPD जहाँ पे हमने बात की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दूसरे हो गए MKO मोर नॉलेजेबल अदर, लास्ट हो गई स्केप फोल्डिंग। ठीक है, स्केप फोल्डिंग से भी क्वेश्चन आता है, ZPD से भी। वाइगोत्स्की की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हो रही है सीधे। ठीक है, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहाँ पे CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और किसी सब्जेक्ट को हमने यहाँ पे नहीं किया, क्योंकि हम पहले से करा चुके हैं। चाहे हम EVS की बात करें, मैथ्स पेडागोजी, EVS पेडागोजी, EVS NCERT समरी, हिंदी इंग्लिश सबको करा चुके हैं। ठीक है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल अधिगम मंच पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखें और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि क्विक रिवीजन की यदि हम बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पे करा रहे हैं जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाएंगे। क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा कम है, इसलिए हम क्विक रिवीजन करा रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। जो टॉप 30 PYQs हम करा रहे हैं यहाँ पे, जुलाई 2019 का सेकंड पेपर हम करा रहे हैं। ठीक है, जो 6 to 8 पूछा जाता है। फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन करने से पहले डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस सेशन। एंड अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। लास्ट क्वेश्चन यानी कि 30वां क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की बेसिक मेंटल कैपेसिटीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेस primarily थ्रू। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जा सकता है। किसी भी बच्चे की जो आधारभूत मानसिक क्षमताएं हैं, जो आधारभूत कैपेबिलिटी है, मेंटल कैपेसिटीज़ आर ट्रांसफॉर्म्ड, जो बेसिक मेंटल कैपेसिटीज़ हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है हायर कॉग्निटिव प्रोसेस में, उच्च संज्ञानात्मक क्रियाओं में किसके द्वारा बदला जा सकता है। फ्रेंड्स, जब भी वाइगोत्स्की की बात करें, लेव वाइगोत्स्की की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क, हमारे माइंड में तुरंत से उनकी सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी आती है। वो बात करते हैं सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी में समाज, बच्चे की सोसाइटी और कल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे पुरस्कार एवं दंड की वो बात नहीं करते, उसके द्वारा किसी बच्चे की आधारभूत मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में नहीं बदला जा सकता। ठीक है, या फिर हम बात करें सामाजिक पारस्परिक क्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन में भी ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सारे ऑप्शन को हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। थर्ड की बात करें उद्दीपन अनुक्रिया, तो उद्दीपन अनुक्रिया की बात करें ये थ्योरी उनसे अलग है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी हट जाएगा। अनुकूलन एवं संगठन यानी कि एडप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, एडप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन अलग ही कॉन्सेप्ट है जो प्याजे से संबंधित है। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की बात करें तो ये स्किनर से संबंधित है, वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। ठीक है, तो क्लियरली एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वाइगोत्स्की की बात करते हैं सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, बच्चा के संज्ञानात्मक अप्रोच, संज्ञानात्मक विकास करना है, बच्चे के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को उच्चतर बनाना है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास करना है बच्चे का, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो है सामाजिक पारस्परिक क्रिया, सोशल इंटरेक्शन। इसलिए वो समाज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। किसी बच्चे की सोसाइटी और उसकी कल्चर वाइगोत्स्की के अनुसार बहुत इम्पोर्टेंट है उसके संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए भी इवन। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट होता है। तो ये था टॉप 30 PYQ जो कि 8 था, इसमें हमने डिस्कस किया 2019 जो जुलाई का था, 2019 जुलाई का पेपर 2। आई होप यहाँ से सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। किसी तरह का यदि कोई भी डाउट रहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।